हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जामिनेशन स्किल के बारे में बात करने वाला हूं। दरअसल ये वीडियो आपको देखना क्यों ज़रूरी है, जो कैंडिडेट नेबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेवल्स के एग्जामिनेशंस देते हैं, वो एग्जामिनेशंस के दौरान कुछ गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें पूरा मार्क्स नहीं मिल पाता। तो यस, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जो आपको ये बताएगा कि क्या आपको एग्जामिनेशंस के दौरान करना है और क्या गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो निबोश आईडीसी के यूनिट IG1 के एलिमेंट 1 से लिया है और उस पर ही मैं आपको कुछ एग्जामिनेशन स्किल्स के ऊपर कुछ टिप्स देने वाला हूँ। एग्जामिनेशन स्किल में वेरी फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपकी राइटिंग एलिजिबल होनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, जब आप लिख रहे हैं पेपर पे, क्योंकि ये रिटन एग्जामिनेशन होता है, तो सामने जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी को इवेल्युएट कर रहा है उससे आपकी राइटिंग समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो जो आपके कमांड वर्ड हैं, चाहे वो व्हाट है, व्हाई है, हाउ है, व्हेन, वेयर, व्हाटएवर, जितने भी तरह के कमांड वर्ड्स वहाँ पर यूज़ किए गए हैं, आपके आंसर्स ठीक उसी तरीके से आप कंपोज कर रहे हो। इट मीन्स आपके जो क्वेश्चंस आपने पढ़ा है, आंसर्स आपके ठीक बेस्ड ऑन द कमांड वर्ड से स्ट्रक्चर किया जा रहा है। थर्ड वन की अगर मैं बात करूं तो ये गलती वैसे बहुत कम होती है, बट येस, एग्जामिनेशन के दौरान आप जल्दीबाजी में रहते हो और कभी कभी ये गलती हो जाती है कि टॉप ऑफ द कॉर्नर में जो आपको सीरियल नंबर लिखना होता है, आप वहाँ पर वो सीरियल नंबर देना भूल जाते हो। तो मेक श्योर जब भी आप कोई न्यू आंसर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पर उस क्वेश्चन के सीरियल नंबर देना नहीं भूल रहे हो। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है, आपने जो माइंड में एक तरह के स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं, मेक श्योर ठीक आपके आंसर्स उसी स्ट्रक्चर पे हैं। आप सपोज अगर क्वेश्चंस को आंसर्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो आप आंसर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, एक क्लियर लिख रहे हो ताकि एग्जामिनर्स को इवेल्युएट जो आपके पेपर कर रहे हैं उन्हें ये क्लियर एक आइडिया हो सके कि यस, ये आंसर्स इस पार्ट का है, ये आंसर्स इस पार्ट का है, और वो आपको मार्क्स ईजिली अवॉर्ड कर सकें। लास्ट अगर एग्जामिनेशन स्किल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं आपको। निबोश आईजीसी के यूनिट IG1 को 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। निबोश आपको उसके लिए 2 घंटे का वक्त देता है, बट येस, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज अगर इंग्लिश नहीं है और अगर आप डिक्शनरी अगर ऑप्ट करते हैं तो आपको एडिशनली 30 मिनट्स मिलता है। इट मीन्स अब आपके पास जो टोटल वक्त हो जाता है वो हो जाता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अगर मैं इसे मिनट्स में अगर बताऊं तो ये 150 मिनट्स हो जाता है और आपके पास टोटल मार्क्स हैं 100 और आपने उसे आंसर्स करना है 150 मिनट्स में। तो किस तरह से टाइम मैनेज करना है, क्या मैनेजमेंट को आपको वहाँ पे फुलफिल करना है ताकि आपके कोई भी मार्क्स वहाँ पे छूटे नहीं। ये आपका टाइम मैनेजमेंट क्यों करना ज़रूरी है। सपोज अगर आप टोटल 70 मार्क्स के लिखते हैं और इतना लेंथी आप लिख रहे थे कि आपके रेस्ट 30 मार्क्स के आप लिख ही नहीं पाते हो, तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही नहीं है। वॉट आई सजेस्ट टू कैंडिडेट दैट इट्स बेटर टू राइट द आंसर्स ऑफ every question. It means whatever the total marks over there, it's 100, so you should write the answers of all 100 marks. It's not good to write the answers of only 70 or 80 marks, because अगर आप 80 मार्क्स का लिखते हैं तो आपको 45 जो आपका स्कोर होने वाला है, चांसेस थोड़ा कम भी हो सकता है। बट यस, अगर आप 100 मार्क्स के आंसर्स लिखते हैं तो आपको 45 या उससे ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट को वहाँ पर अप्लाई करना है, तो वेरी फर्स्ट व्हाट आई सजेस्ट, आप सपोज अगर कोई क्वेश्चन अगर 1 मार्क का है तो आप वहाँ पर अराउंड 60 to 90 सेकेंड्स दें। इट मीन्स 1 मिनट से लेकर के 1 मिनट 30 सेकेंड्स का आप उसमें वक्त लगा सकते हैं। सपोज इसी चीज़ को अगर मैं आपको दूसरी तरीके से बताऊं, अगर किसी क्वेश्चन में आपके टोटल मार्क्स 8 हैं तो आप वहां पर मैक्सिमम 10 मिनट्स लगा सकते हैं। इन केस अगर आपने 10 मिनट्स में वो क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट कर लिया है तो वेल एंड गुड। अगर वो इनकम्प्लीट है तो आप उसे यहां पर रहने दें, बिकॉज आप इस तरह के मैनेजमेंट को अगर फुलफिल करेंगे तो एंड में आपके पास अराउंड 15 to 25 मिनट्स वक्त बच जाएगा। जब ये जो 15 to 20 मिनट्स बच रहा है तो इस दौरान जब आप अपने क्वेश्चंस को रिव्यू कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स को आप ऐड भी कर सकते हैं जो क्वेश्चंस आपका इनकम्प्लीट रहा था। तो दिस
एग्जामिनेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात की, जहाँ पर ब्रीफली ये बताया कि अगर आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आप 10 मिनट्स दें, 4 मार्क्स के अगर क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आप 5 मिनट्स दें, क्योंकि एंड में आपको 15 to 20 मिनट्स बचेगा, वहाँ पर आपको आकर के सारे लिखे हुए आंसर्स को रिव्यू करना है, कुछ चीज़ें अगर आपको ऐड करनी है, कुछ चीज़ें अगर चेंज करनी है, तो फिर 15 to 20 मिनट्स में आप ऐसा कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, it's better to write the answers of each question. It means write the answers of all 100 marks, but it's not good to write the answers of only 60, 70 or 80 marks, right? So yes, एग्जामिनेशन स्किल में किस तरह से आपको लिखना है आंसर्स, उसमें अगर मैं बात करूं तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है आपका, व्हाट आर सम ऑफ द पॉसिबल कॉस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग एन एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस। ये आपका क्वेश्चन है। पिछले स्लाइड्स में मैंने कुछ एग्जामिनेशन स्किल के बारे में बात की कि एग्जाम्स में आपको आंसर्स लिखने के वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना है। अब आपके पास हार्ड कॉपी में ये क्वेश्चंस आ चुका है, अब आप कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, कैसे क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर, इट मींस एक तरह के रफ आंसर्स को फ्रेम करेंगे और किस तरह से आपको आंसर्स को डिटेल में लिखना है, वो मैं फर्दर स्लाइड्स में बात करने वाला हूं। वेरी फर्स्ट, मैंने पहले भी आपको हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस, कैसे किसी क्वेश्चंस को इजीली आपने समझना है, ये मैंने दूसरे वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। आपने क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ा, आपने हाईलाइट की कीवर्ड्स, कीवर्ड क्या होता है इसके लिए भी मैंने उसी वीडियो में इंक्लूड कर रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलप आंसर्स प्लान, मीन्स आपने एक तरह के रफ आंसर्स को डेवलप कर लिया, उसे आप रफ पेपर में लिख भी सकते हैं या फिर माइंड में आप उसे रख भी सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। तो एग्जामिनेशन स्किल्स में एंड पार्ट जो आता है वो आता है आपको किस तरह से बेस्ट आंसर्स आप लिखें, किस तरह से बेस्ट आंसर आप कमांड वर्ड के हिसाब से लिखें जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं हों। सो ये स्टेप्स को आपने याद रखना है। इसी स्टेप्स के हिसाब से मैं आगे की 2 स्लाइड्स आपको बताने वाला हूं, 4th स्टेप एंड 3rd स्टेप के साथ। यस, जिस तरह से वेरी फर्स्ट स्टेप था आपने क्वेश्चंस को रीड किया, सेकंड स्टेप था आपने हाईलाइट किया कुछ कीवर्ड्स को, थर्ड स्टेप था आपने एक तरह के सजेस्टेड आंसर्स फ्रेम किए। तो आपको यहाँ पर याद होगा आपने यूनिट IG1 के एलिमेंट 1 में कुछ कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो है कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट की बात कर रहा था। तो आपने कुछ आइडिया होगा कि कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। यस, यहाँ पर मैंने वो सारे कॉस्ट ऑलमोस्ट इंक्लूड कर रखा है जो आपने स्टडी के वक्त पढ़ा है, बट इतनी सारी चीज़ें लिखनी नहीं है और ये भी आंसर्स इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो वर्ड लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लिखा है, बट ये किसे देना है। तो इन केस अगर आप एग्जामिनेशन में इस तरह के सजेस्टेड आंसर्स लिख देते हैं जो अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। मेक श्योर देयर इज डिफरेंस बिटवीन सजेस्टेड आंसर्स एंड द एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग द आंसर्स। ये सजेस्टेड आंसर्स सिर्फ आपको एक तरह का हिंट देता है कि आपके आंसर्स में किस तरह के वर्ड्स होंगे, बट आपको कंप्लीट करना है आंसर्स को, इसे एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। सपोज मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ कर दूं, डायरेक्ट कॉस्ट में आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आता है, सिक पे आता है, रिपेयर टू इक्विपमेंट आता है, लॉस और डैमेज टू प्रोडक्ट आता है और एक्सेट्रा की अगर मैंने बात की। साथ साथ इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट में इन्वेस्टिगेशन टाइम है, लॉस्ट एम्प्लॉयज मोरल है, कॉस्ट ऑफ एडिशनल कंट्रोल मेजर्स है, कुछ कंप्लायंसेस हो सकते हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट्स आपके डैमेज हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप आपका डैमेज हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। बट यस, इसी सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको अब अप्लाई करके फाइनल आंसर्स लिखना है। तो यस, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ एग्जामिनेशन स्किल्स। जब आपने ये क्वेश्चंस पढ़ा तो वेरी फर्स्ट आप इस तरह से इसे स्टार्ट करेंगे, देयर आर मेनी कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप जानते हैं क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कॉस्ट के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन में इंसिडेंट होने की वजह से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है कि आपको बताना है कि हाँ, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत तरह के हैं, इसे 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। ये स्टार्टिंग पार्ट सारे आंसर्स में है तो बहुत अच्छा है। मैंने आपको वेरी फर्स्ट एग्जामिनेशन स्किल्स में भी बताया है कि आप अगर क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं जहां पर एग्जामिनर्स ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके कि ये किस पार्ट का है, तो वो इजीली आपको अवेलेबल मार्क्स अवॉर्ड कर सकता है। तो देखें, आपने सबसे पहले यहाँ पर हाईलाइट किया डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड, और आपने उन्हें बताया फर्स्ट एड ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम।
सजेस्टेड आंसर्स में जो वर्ड लिखा हुआ था वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट था क्वेश्चंस के हिसाब से। अब आपने फाइनल आंसर जब आप लिख रहे हो तो अब आपको यहाँ पर एक वर्ड एडिशनली ऐड किया गया, टू द विक्टिम। इट मीन्स जब भी कहीं पर आप आंसर्स लिख रहे हो तो मेक श्योर वो सेंटेंस कंप्लीट है बेस्ड ऑन द कमांड वर्ड। सिंपली अगर आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लिख देते हो तो हो सकता है ये किसे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, कब दिया जा रहा है, नोबडी नोज दैट। तो to complete that part you need to include this important point, that is first aid treatment given to the victim। ठीक उसी तरीके से सेकंड में आपने देखा पहले सिर्फ और सिर्फ सिक पे लिखा हुआ था, बट इस फाइनल आंसर्स में ये लिखा गया है कि सिक पे किसे देना है। तो सिक पे इफ दे आर ऑफ वर्क, इट मीन्स अगर वो वर्क प्लेस में नहीं आ रहे हैं, इंजर्ड होने की वजह से वो अपसेंट है वर्क प्लेस से, बट फिर भी कंपनी उन्हें पेमेंट कर रही है, काउंटेबल है। बट क्यों कर रही है? क्योंकि वो वर्क प्लेस में नहीं है एक्सीडेंट की वजह से। नेक्स्ट, ओवर टाइम कॉस्ट इनकर टू कवर देयर अब्सेंस। तो ओवर टाइम हो सकता है उनकी एक्टिविटीज जो अब तक इनकम्प्लीट थी उसे कंप्लीट करने के लिए आप दूसरे इंप्लॉयज को ओवर टाइम दे रहे हैं। तो बट ये सेंटेंस देखो, ओवर टाइम कॉस्ट अगर आप लिखते हो तो आपको मार्क्स शायद नहीं मिले, बट यस अगर आप कंप्लीट सेंटेंस लिखते हो तो क्यों ओवर टाइम दिया जा रहा है? क्योंकि उनके अब्सेंस को भी तो कंप्लीट करना है, उनके इनकम्प्लीट टास्क को भी तो कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप एक सेंटेंस फ्रेम करते हो तो आपको अवेलेबल मार्क्स मिल जाते हैं। इनकेस अगर आप सेंटेंस इनकम्प्लीट रखते हो तो अवेलेबल मार्क्स मिलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। क्वेश्चंस था वहां पर 8 मार्क्स, मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, और मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात की तो इस तरह के 10 पॉइंट्स को लिखने में मैक्सिमम आपका अगर वक्त जाएगा तो 6 to 7 मिनट्स ओनली। बट येस मैंने जो आपको टाइम अलाउ किया है वो है आपका 10 मिनट्स। तो ठीक इसी तरह से इनडायरेक्ट में भी देख सकते हो, द टाइम टेकन टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। टाइम लॉस तो हुआ, बट क्यों हुआ? क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था और उसी चीज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेरे एम्प्लॉयज का, मेरे मैनेजर का काफी वक्त लॉस हो चुका है। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाता है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर 5 इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लिख रखा है, 5 डायरेक्ट कॉस्ट भी लिख रखा है। ये आंसर्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम था। आप अगर इस तरह से आंसर्स कोई भी क्वेश्चंस को आप अगर आंसर्स लिखते वक्त कंप्लीट लिखते हो तो आपको अवेलेबल मार्क्स वहां पर जरूर मिलेगा। मेक श्योर आप टाइम का ख्याल रख रहे हो और सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हो। यस, एट द एंड इस वीडियो में हम लोगों ने बात की एग्जामिनेशन स्किल्स के बारे में, जहां पर कुछ टाइम मैनेजमेंट की बात की, जहां पर आपके राइटिंग के बारे में बात किया, जहां पर आंसर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, फिर आप कैसे आंसर्स को अप्रोच करोगे उसके बारे में बात किया, फिर एक सजेस्टेड आंसर्स मैंने आपको दिखाया, और ठीक उसी सजेस्टेड आंसर्स के बेस में आप फाइनल आंसर्स कैसे प्रिपेयर करते हो, किस तरह से सेंटेंस कंप्लीट करते हो, जो कि आपके चांसेस बढ़ा देता है एग्जामिनेशन में पास करने का, और आपको चांसेस बढ़ा देता है मार्क्स भी बढ़ने का। तो यस, ये सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करें एग्जामिनेशन में, एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, डू टेक केयर।